हाँ, मोदी सरकार का बजट 3.0 पहला बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इतना अच्छा बजट सरकार ने माना है इसको और ये आत्मनिर्भरता का बजट है, मिशन 2047 का बजट है और ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का बजट है। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की बात कही गई है और दी भी गई है राहत। बजट बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी देश का और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से लेके उसके आत्मनिर्भरता तक बजट की बड़ी भूमिका होती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया 2025-26 का, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पटल पर रखा। कुछ कश्मकश, गहमा गहमी, सदन में हंगामे के बाद ये बजट की जो विशेषताएं हैं वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ी। सबसे अहम बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने जिन चीजों का जिक्र किया उसमें मध्यम वर्ग से लेकर गरीब, वंचित वर्ग का बजट में प्रतिनिधित्व दिखा। मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने पर जहां जोर दिया गया तो वहीं मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा टैक्स में राहत दी गई। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स में छूट दी गई है। अब आप मान लीजिए कि यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो भी आप टैक्स से फ्री हैं। कितनी बड़ी राहत है ये देश के उन मध्यम वर्ग परिवारों के लिए, उन नौकरी पेशा लोगों के लिए जिनको 6-7 लाख की आय के बाद टैक्स भरना पड़ता था। किसानों के लिए दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता की बात सरकार ने की है बजट में। पीएम धन धान्य योजना की बात की है, नए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सटेंशन की बात की है। बिहार को खास तवज्जो दी गई है इस बजट में और इसके आरोप भी लग रहे हैं। तो एमएसएमई में 10 लाख कार्ड जारी करने की बात की गई है। कपास, रुई जो किसान पैदा करते हैं उनके लिए खास 5 साल का एक प्लान तैयार करने की बात। मछुआ पालन, देश भर में प्रोत्साहन दिया जाएगा मछुआ पालन को। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में ये सब विशेषताएं बताई और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता ही चुके थे कि ये गरीब तबके, वंचित लोगों और मध्यम वर्ग के कल्याण का बजट होने वाला है और वैसा ही परिलक्षित भी हुआ। तो पहले सुनवाते हैं आपको वो मुख्य अंश जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहे बड़े गौरवान्वित होकर बजट पेश करते समय, और फिर करेंगे इसी पर चर्चा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in
27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores. ही लाजमी है। तो प्रतिक्रिया आ रही हैं अब बजट को लेकर। मध्य प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवाते हैं। आम जनता का बजट आ चुका है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर जी हमारे साथ में है। मैडम, किस तरह से बजट को देखती हैं? बहुत बेहतर बजट इस बार का हमारी सरकार लेकर आई है और मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने एक शानदार बजट जो देश के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास की भूमिका में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं मानती हूँ कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान का मंत्र दिया था, उस ज्ञान के मंत्र को साकार करने का काम भारत सरकार का ये बजट करेगा। कितना बेनिफिट्स नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए भी इनकम टैक्स पेयर के जो लॉट है 12 लाख कर दिया गया है। 12 लाख तक मतलब कोई टैक्स ही नहीं देना, मतलब आम जन की, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि घर में लक्ष्मी रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी का फोकस भी इस बात को था कि मध्यम वर्ग के परिवारों को ज्यादा से ज्यादा राहत देना है और इस दृष्टि से जो टैक्स स्लैब में छूट दी है, मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ा लाभ मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा, जिसमें अगर उनको टैक्स से राहत मिल रही है तो उनकी बचत बढ़ेगी तो उनके जो सपने उन्होंने बुने हुए उन सपनों को पूरा करने का काम वो करेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और एक दृष्टि से उनकी जीवन शैली परिवर्तित होगी। तो एक आम इंसान जो देश का गरीब है, जो देश का किसान है, देश का युवा है, देश की महिलाएं हैं, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़कर देश के निर्माण में अपना योगदान दे। इस दृष्टि से हमारा इस बार का भारत सरकार का ये बजट सर्वांगीण और चहुमुखी विकास का बजट। फाइनल जो डेस्टिनेशन बनाए, धार्मिक डेस्टिनेशन बनाने की बात कही जा रही है, 50 नई धार्मिक डेस्टिनेशन होंगी, बुद्ध की डेस्टिनेशन को ज्यादा प्रेफर किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत धर्म प्रधान देश है और भारत के हर एक नागरिक के मन में धर्म के प्रति बहुत आस्था और निष्ठा होती है। हमारा देश चारों तरफ से धार्मिक स्थलों से भरा पड़ा है। उन धार्मिक स्थलों को पर्यटन का स्वरूप देकर अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी परिणति इस बार के बजट में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करके न केवल हमारी धर्म संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को के अंदर डालना, बल्कि उसके साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना, ये इस दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का ये बजट सभी के लिए बेहतर है, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। इसमें मंत्री कृष्णा गौर का कहना है कि इसके माध्यम से सभी का विकास हो पाएगा। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, डीएनए न्यूज़ भोपाल। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। कैसा रहा बजट, पक्ष से पूछते हैं, विपक्ष से पूछते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आदर्श चौरसिया भी जुड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अभिनव बारोलिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और आदर्श चौरसिया जो हमारे संवाददाता हैं वो भी जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट के साथ, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, मनिया जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया, बजट केंद्र का कैसे देखेंगे? मध्य प्रदेश के लिहाज से कैसा रहा और देश के लिहाज से कैसा? देखिए, मध्य प्रदेश के हिसाब से बजट और देश के हिसाब से बजट बहुत ही सर्वसमावेशी बजट है और सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। भारत के विकसित भारत की संकल्पना का में एक सोपान है, उस सीढ़ी को तय करने वाला बजट है जो हमने 2047 की कल्पना की है। जिस प्रकार से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो पहले 12वें नंबर पे होती थी, आज शुरू के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत है।
और अभी जल्दी से चौथे नंबर पे भी आ रहा है। आने वाले 1-1.5 साल में, 2 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और अभी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत है। तो उसी दिशा को ही बढ़ाते हुए भारत जो है शीघ्र 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा और आगे विकसित जो 2047 में नंबर 1 की उसी दिशा का ये बजट है। और जिस प्रकार से इस बजट को बढ़ाया है, लगभग 50.2 लाख करोड़ का टोटल बजट है। आप देखिए, जो बजट हुआ करता था 12-13 लाख करोड़ का आखिरी बजट था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो आज हमने 10 साल के अंदर अंदर मोदी जी ने जिस प्रकार से अर्थशास्त्र को संभाला है, आर्थिक विकास की, आर्थिक समृद्धि से ही सारे द्वार खुलते हैं। और हम तो कहेंगे कि चाणक्य की भांति जो अर्थशास्त्री रहे हैं, वो जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन उन्होंने किया, उसी प्रकार से चौगुने से भी ज्यादा जो बजट है बढ़ चुका है इन मात्र 10 सालों में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थव्यवस्था भी 100 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होती थी 2013-14 में, आज वो अर्थव्यवस्था भी हमारी लगभग 350 लाख करोड़ की हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। लगभग 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो रही, 1.5 ट्रिलियन डॉलर की थी। तो ये सब उसी दिशा में कदम है। जिस प्रकार से किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात हुई, कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की बात हुई, 3 लाख से 5 लाख कर रहे हैं, और भी अनेक प्रकल्प जो लिए गए हैं। जिस प्रकार से तमाम उपलब्धियों से भरा बजट है 2047, विजन और मिशन का बजट है। किसान, महिला जी और मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाला बजट है। चलिए 12 लाख। अब अभी एक प्रतिक्रिया लेते हैं हम अभिनव जी से। अभिनव जी, ओवरऑल कांग्रेस कैसे देखती है इस बजट को? देखते हैं बजट को कि आम जनता क्या सोचती है। जिस तरीके से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ऐसी बातें हम पिछले 10 सालों से, और ये 11वां साल है, हम लगातार सुनते आ रहे हैं। और लगातार हमारी अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है, ये सबको पता है। किसानों से वादे कर रहे हैं उनसे। आज मैं मध्य प्रदेश की बात करूं अगर, तो मध्य प्रदेश में किसानों को क्या मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को क्या मिलेगा, हर वर्ग को क्या मिलेगा, ये कोई बात इनके पास नहीं है कहने को। सिर्फ और सिर्फ जो कागजों में लिखते हैं और मुंह से बोलते हैं, बस वो बोल दिया कि 2000 करोड़ की हम ये सड़क बनाएंगे। फिर वो 2000 करोड़ सैंक्शन भी हो जाते हैं और वो 2000 करोड़ की सड़क दिखती नहीं है। ये लगातार हम 11 साल से देख रहे हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है इस बजट में। आप ठीक है, एक ही बात चल रही है, टैक्स 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 टैक्स। अरे भैया, महेंद्र भैया, आप बताइए कि 12 लाख तक कमाने वाले हैं कितने लोग, वो भी तो पूछिए। इस देश में जो व्यवस्था है, जो गरीब है, जो लोअर मिडिल है, वो उसके लिए क्या दिया आपने? आपने किसानों के लिए क्या दिया? आपने क्या किया ऐसा? तो तमाम बातें हैं जो अभी धीरे धीरे पढ़ते भी खुलेंगी, इस बजट की भी खुलेंगी। आप सेंसेक्स देखिए, अभी जो नीचे गिरता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है। यहाँ पे ये गुणगान कर रहे हैं वही 5 ट्रिलियन और 2 करोड़ रोजगार की तरह। तो इसके जो दुष्परिणाम और ये जो सारी चीजें हम लगातार हर साल देख रहे हैं। कोरोना के बाद हमने सोचा था कि हम उभरेंगे, उठेंगे, हमारे देश को सरकार खड़ा करेगी। तो आज हम लगातार बेरोजगारी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार महंगाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार, मतलब आप देखिए अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पैसे की शॉर्टेज, परेशान है लोग सुसाइड कर रहे हैं। लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? गोलियां मार रहे हैं, कहीं छत से कूद रहे हैं। तो ये सब क्यों घटनाएं घट रही हैं? क्योंकि जो बजट और पैसा, अर्थव्यवस्था जो होती है वो कमजोर करती है। हर व्यक्ति, किसी को 15-20 हजार, 25 हजार जिनको नौकरी मिलती है, वो ये सोचता है कि मैं कम से कम 2-3 हजार रुपए बचा लूं। वो बचा तो पाता नहीं है, ऊपर से हर महीने का 5-4 हजार का कर्जा और ले लेता है घर चलाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी बातें जो है, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो यहाँ बैठे विद्वान जो हैं भाजपा के लोग, वो नहीं समझेंगे। उन्हें तो सिर्फ एक कहानी दी है कि आप इसको रटो, पढ़ो और गुणगान करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महेंद्र जी, बरोलिया जी, हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आदित्य मनिया जी भी हैं। आदर्श हमारे वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे बात करते हैं। आदर्श मनिया जी से पहला सवाल ही पूछिए, ओवरऑल बजट पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कैसा है बजट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही हैं, सरकार के जो मंत्री हैं उसे बेहतर बता रहे हैं, विपक्ष उससे निशाना साध रहा है, लेकिन जानकार क्या कहते हैं आखिर? आदित्य मनिया जी हमारे साथ में हैं, बाजार एक्सपर्ट हैं। सर, किस तरह का बजट अब देखते हैं, किसकी क्यों क्या सुधार? गेम चेंजर बजट है। पहली बार केंद्र की सरकार ने अपने नेचर को पलट कर
गठबंधन को देखते हुए, अपना बहुमत देखते हुए लोकसभा में, यह आम आदमी मिडिल क्लास के लिए बजट दिया है, सैलरी क्लास के लिए बजट दिया है, व्यापारी वर्ग के लिए बजट दिया है, सीनियर सिटीजन के लिए बजट दिया है। दुनिया की अनिश्चितता के चलते हुए, यानी ट्रंप का टेरर, डॉलर तेजी से बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में अभी लड़ाई थमी नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल इशू है, अमेरिका में ब्याज दरें गिर रही हैं, भारत में भी ब्याज दरें गिरने की संभावना है, महंगाई दर कंट्रोल में है नहीं। इन सबको इन विकट परिस्थितियों में देखकर इस तरीके का बजट देने में समझता हूँ बड़ी बहादुरी के काम है। इसमें आम आदमी को राहत देने का तात्पर्य ये है कि कंजम्पशन स्टोरी को बढ़ाना है। आज जो सबसे बड़ा 3 चीजें जो हमको अच्छी लगी हैं, एक तो सरकार ने जो 12 लाख तक इनकम पर टैक्स जो नील किया है, इससे बाजार में बहुत पैसा है, खर्चा करने के लिए पैसा बहुत, लगभग आप समझ लीजिए 80,000 रुपए साल 12 लाख वाले तक तो है, और 25 लाख वाले को लगभग 1.25 लाख रुपए ये उसकी जेब में। तो ये बाजार की ग्रोथ स्टोरी को दम देगा। हम दूसरी बात कर रहे हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म। सरकार ने कई क्षेत्र में रेगुलेटरी रिफॉर्म किए। सबसे बड़ा रिफॉर्म किया कि 4 साल की जो, अगर आप गलती से रिटर्न में कोई गलती हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, तो 4 साल तक कर सकते हैं। उनका किसानों को भी देखा है, उनका जो दिया। तीसरी बात जो है, इन्होंने रोजगार के लिए IIT में 10,000 सीटें बढ़ाई हैं, मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 सीटें बढ़ाई हैं, बिहार को इन्होंने नया पैकेज दिया है। और तीसरी बात जो मैं देख रहा था कि इसमें जो है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात की है। हाँ, कैपेक्स की बात अगर अलग कर दें, जिससे शेयर बाजार में कोई एक बम्पर खुशी की बात नहीं है, लेकिन बम्पर दुख भी नहीं। आज कैसा रहा? क्योंकि अभी मैं देख भी रहा था आपके साथ, बाजार में उतार चढ़ाव बहुत है। जो सेंसेक्स है वो आज 900 पॉइंट ऊपर नीचे हो चुका है, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो चुका है। सरकार ने जो FDI में इंश्योरेंस में 100% किया है, उससे इंश्योरेंस कंपनियां खुश हैं। बैंकिंग के शेयर जो है वो भी खुश हैं। लोन देने वाली कंपनियों को भी अब लोन देने में आसानी होगी। आदर्श के लिए एक और न्यूट्रल बजट दिया है जी, न्यूट्रल बजट दिया है। देखिए, आदित्य मनिया जी कह रहे हैं न्यूट्रल बजट। तो अभिनव बरौलिया जी, बाजार मामले के जानकार तो बजट को ओवरऑल गेम चेंजर मान रहे हैं, आप कुछ मान रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कि नहीं? अभिनव जी। विश्लेषक वो अपनी जगह, उनको जो जानकारी मिल पा रही होगी, जैसा उनको ज्ञात हो रहा होगा, वो उनकी जगह है। और जो हमें दिख रहा है, जो सारी चीजें देख रहे हैं, सेंसेक्स आप भी उठा के देखें तो ऊपर नीचे हो रहा है। वो खुद भी बोल रहे हैं इस बात को कि ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं तो अब सेंसेक्स तो अप डाउन होता ही है। सेंसेक्स नहीं, लोन देने की बातें, और जिस तरीके से मार्केट को आप लोन बांटते जाएंगे गरीब आदमी को, फिर उसको कैसे आप उस पे टैक्स नहीं, तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट हेल्प प्रोग्राम जारी करती है, उसी के तहत देखिए लोन दे रहे हैं। 10 लाख कर रहा था जी। मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि मेरा जो वक्तव्य था, मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि किसानों को MSP मिलेगी क्या, युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या, वो वही बातें ना हो जाए। सत्येंद्र जी बताइए, युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या, किसानों को MSP मिलेगी क्या, बजट में किसानों के लिए क्या था, बता दीजिए। देखिए, धंधा की सारी चीजें मिल रही हैं, करोड़ों रोजगार दिए। अब रोजगार दिए हैं, इस प्रकार से कह रहे टैक्स पेयर ही नहीं है देश में, तो सरकार कह रही है अब रोजगार होगा तभी तो ना। अब ये जो टैक्स की जो एकदम से 12 लाख तक की छूट की है, अगर कोई सरकारी कोई सी नौकरी में भी है, सर्विस करता है, तो उसको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड टैक्स मिलता है। तो सोचिए 12,75,000 रुपए जिसकी साल भर में सैलरी है, समग्र प्राप्ति, अगर उसको वेतन मिल रहा है, तो उसका सारा का सारा टैक्स फ्री हो रहा है। और ऐसे टैक्स फ्री होने के कारण सरकार ने अपना आकलन किया है, जो है इनकम टैक्स दाता है, पेई हैं, उससे लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा के राजस्व की हानि हो रही है सरकार को। खुद वित्त मंत्री जी ने बताया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट, इससे कम आएगा इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो आप ये पता नहीं कांग्रेस किस दिमाग में रहती है, या शुतुरमुर्ग की तरह अच्छा सत्येंद्र जी जो है रेत में दबा लेती है। जी सत्येंद्र जी, एक बात और बता दीजिए, बजट की तारीफ वाहवाही सब हो रही है, मध्य प्रदेश को कुछ मिला है क्या? मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ खास रहा? आपने तो एनालिसिस कर लिया होगा ना।
देखिए अभी ये सब बजट आया है, एनालिसिस तो करते हैं, बिहार कर भी का रहे हैं आगे। क्लासिफिकेशन तो हो गया, जैसा आदित्य जी ने बोला, मन्या जी ने, कि बिहार यानी एनडीए गठबंधन के जो दल हैं उनको तो विशेष स्थान मिल गया बजट में। बिहार में आईआईटी का एक्सटेंशन हो जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएंगे, जो है एनआईटी पटना में जो बजट में जो जिस हाँ, तरीके से उन्होंने अपने यहाँ राहत से दी है, दो देखिए देवर अभी हम लिंकिंग बता रहे हैं प्रोजेक्ट भी आपको, हैं। हर जी। तब दिल्ली के जो सांसद हैं उनको भी बोला है, मखाना जो बोर्ड है वो बिहार चला गया। इसके बिहार बाद जाएगा। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये भी बिहार। मिथिलांचल के लिए सिंचाई स्कीम बिहार। अब बताइए आप, पटना की आईआईटी पटना की क्षमता का विस्तार बिहार। इसके बाद नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार। मध्य प्रदेश के लिए क्या? देखिए मध्य प्रदेश के लिए लगभग पिछले जो बजट था उसमें लगभग 98,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई केंद्र से। इस बार भी मुझे लगता है ज्यादा राशि 98,000 करोड़ रुपए बड़ा सहायता भी राशि बजट के द्वारा केंद्र सरकार के बजट से मिली थी। इस बार भी ज्यादा, उससे ज्यादा मिलेगा। और जिस प्रकार से दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसको कांग्रेस हमेशा धत्ता बताती थी, बेवकूफी का प्रोजेक्ट बताती थी, अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 5 प्रोजेक्ट आप करो रिवर लिंकिंग के। तो 2 प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश की पावन भूमि से जनरेट हो रहे हैं, केन बेतवा है और पीकेसी। चलिए अब फिर से लाखों लाख करोड़ रुपए निवेश जा रहा है। चलिए आदित्य मनिया जी के पास फिर से चलते हैं। आदर्श, उनसे ये भी सवाल पूछिए कि जो ज्ञान की बात करती है केंद्र की मोदी सरकार, जिन 4 चीजों पर फोकस करती है, तो प्रदेश में क्या वास्तव में महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के उत्थान के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान रखे गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं, तो क्या महिलाओं के लिए बेहतर है इस बजट में? कुछ खास नहीं। देखिए डायरेक्ट वे में तो कुछ समझ में नहीं आया है कि डायरेक्ट वे में महिलाओं को क्या दिया है, लेकिन जो रोजगार की जो बात करी है, एआई टेक्नोलॉजी की बात करी है, जो न्यूक्लियर पावर की बात करी है, जो एसएमई को लोन देने की बात करी है, सरकार ये चाहती है कि जो लघु और मध्यम उद्योग हैं इनके थ्रू एक्सपोर्ट करके अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार किए जाए और उनको लोन की सीमा भी बढ़ा दी गई। तो इसमें ये डिफाइन नहीं है। आज निश्चित तौर पर अगर हम देखेंगे तो मोदी सरकार में महिलाओं को जिस तरीके से वेटेज दिया जा रहा है, उद्योगों में जिस तरीके से वेटेज दिया जा रहा है, कारपोरेट सेक्टर में कंपलसरी डायरेक्टर के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो बजट है, ये बजट आने के बाद जैसे अगला इनकम टैक्स बिल आने वाला है, उसके बाद अलग और धीरे धीरे चीजें आएंगी, तो इसमें सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। अभी बजट आया है, हमको पढ़ना है, लगभग 2-3 दिन लगेंगे और इसके साथ बजट का जो सार निकलेगा उसमें पता चलेगा किसको क्या दिया है। बजट जो है आम आदमी, मैं आपके डीएनएन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बजट का मतलब है अपेक्षा है, और विपक्ष जो है बजट को हमेशा काले चश्मे से देखता है, उसे ग्रीन चश्मे से देखना नहीं आता है। ये मैं भी चाहता हूँ। अब अगर मैं ग्रीन ब्लैक चश्मे से देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ भी बदलाव नहीं किए, और मैं एक तरफ ये कह रहा हूँ ये स्लैब भी समझना चाहेंगे, हम दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे, क्योंकि जो बात कही कि 12 लाख के पिछले में था। नहीं, आदर्श देखिए, आदर्श उनसे एक और सवाल पूछिए कि जैसे बिहार पर फोकस किया है केंद्र सरकार ने, क्या मध्य प्रदेश के लिए कुछ आपके नजर में कुछ मिला है क्या, कि मध्य प्रदेश को कुछ स्पेशल बजट में? मध्य प्रदेश के लिए कुछ है इसमें खास? नहीं, आपके देखिए जो उन्होंने 1000 सीटें आईआईटी की बढ़ाने की बात की है, 10,000 सीटें बढ़ाने की बात की है आईआईटी में, और 10,000 सीटें मेडिकल में। निश्चित तौर पर किसी एक प्रदेश के लिए नहीं होंगी, ये सभी प्रदेश के लिए होंगी, और खासतौर पर उन प्रदेशों में जहां स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आज मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ इस क्षेत्र को हमको मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र की मोदी जो सरकार है वो विकास को चारों तरफ से देखने की बात की थी। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म है इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो केवाईसी का, सेंट्रल केवाईसी होगी केंद्र की, इसमें सब चीजें चली आएंगी। जो इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया, जो मिडिल क्लास को लेकर, जो मैं एक मिनट और बता, टीडीएस की बात कर रहा हूँ, और जो रेंट की बात कर रहा हूँ कि रेंट पर उन्होंने लिमिट बढ़ा दी, ये इससे पूरे देश को फायदा होगा।
आज जो सीनियर सिटीजन के अलावा आम आदमी के पास जो थोड़ा बहुत रेंट आता था, उस पर जो जीएसटी लगता था, उस पर जो टीडीएस लगता, वो सब उन चीजों का फायदा होने वाला है। अभी भी मैं डीएनएन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी 2-3 दिन लगेंगे, जब पूरा बजट की कॉपी आएगी, उसमें कहाँ किसको मिला है। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी जो चीज है, जो दुनिया को दिख रही है, तो हिंदुस्तान के आम आदमी को दिख रही है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 7 बजट में मिडिल क्लास को अवॉइड करके इंडिया कंट्री को फर्स्ट रखा है। पहली बार मिडिल क्लास के, सैलरी क्लास पर, व्यापारी क्लास पर जो इनकम टैक्स की छूट मिली है, उसका कितना असर है? 4 से 8 लाख तक 5% का, 8 से 12 पर 10, 16 से, ये कौन सी ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में 12 है। इसमें आप ये मान के चलिए कि एक, हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं समझता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को इसमें सोचना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में उनकी पेंशन कहाँ से आएगी, तो उसके लिए इसमें एनपीएस को शामिल करना चाहिए। एक यूपीए स्कीम आ रही है, वो आ जाए, उसके बाद समझ में आएगा, लेकिन एनपीएस बचत कम हो जाएगी। लेकिन जब बचत कम होगी, बाजार में खर्चे के लिए पैसा आए, दुनिया की ग्रोथ, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी कैसे? जब बाजार में पैसा आएगा। अगर हम बचत करके बैंकों में रखे रहेंगे तो हम 6% पर टिके रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए ना, मोबाइल सस्ते क्यों हो रहे हैं? आम आदमी को एक ही जगह तो 2 मोबाइल चाहिए, 60 बच्चे को चाहिए और 4 साल के बच्चे को मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल वो 70 अन्य चीजों की हम देखते हैं। तो जो आपने आम आदमी की बात करी, एसएमई में और लघु एवं मध्यम उद्योग में एक ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, आज खिलौने का एक्सपोर्ट की बात आ रही है कि हिंदुस्तान या चाइना से इम्पोर्ट करता था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे जूते चप्पल जो हम इम्पोर्ट करते थे, हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार ने, तो देखिए, खिलौनों का हब बनेगा देश, ये तो बोल चुके हैं प्रधानमंत्री भी, और वित्त मंत्री ने इसको बजट में शामिल कर लिया और इस पर बात कर दी। चलिए, अभिनव बरौलिया जी, देखिए, कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप लोग बजट को काले चश्मे से देखते हैं। भाई, कभी हरे चश्मे से भी देख लिया करें। अरे हरे चश्मे से देखेंगे तो दूसरी डिबेट शुरू हो जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि नारंगी चश्मे से देख लो आप। चलिए, ऐसा बोलना चाहिए आप। अभी उन्होंने बोला है कि इससे थोड़ा सा आर्थिक ग्रोथ मिलेगी। बोला उन्होंने, वो एक्सपर्ट जो है बहुत अच्छे एक्सपर्ट है और मोदी जी की गुणगान कर रहे हैं। अब उनका काम है मोदी जी का गुणगान करना। अच्छा। अब हम तो दुख दर्द देख रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, तो हम हरे चश्मे से तो नहीं, लेकिन साफ चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जनता परेशान है, आम जनता परेशान है, उनके दुख दर्द को समझो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो गुणगान करते रहो, कितने भी गुणगान करते रहो। देश को धकेलते जा रहे हो, गर्त में लेते जा रहे हो, दिन प्रतिदिन रोज हम पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से गुणगान करना है एक्सपर्ट्स को बैठकर यहाँ पर मोदी जी का, तो उनको मुबारक है। बाकी हम तो आवाज उठाते रहेंगे जनता की। देखिए, बजट में तो ये भी कहा गया कि एलसीडी या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते होंगे। कौन खरीद रहा है? मेरी बात तो सुनो, आप एलसीडी आप खरीदोगे क्या? एलसीडी सस्ती हो जाएगी। मोबाइल सस्ते होंगे, बैटरी मोबाइल कौन खरीद रहा है? मुझे ये बताइए। बेचारे इस देश की जनसंख्या जो है जिस तरीके से जा रही है, उसमें आपको लगता है कि लोगों को खुशी हो रही है इन सब चीजों से? केंद्र सरकार तो कह रही है कि 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का बजट दिया है हमने। अब वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बातें हैं महेंद्र भैया। ये आम चर्चा का विषय, मैं आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। एक्सपर्ट जो है वो सरकार की तरह बात करेंगे। हालांकि सरकार चाहेगी वैसा बोलना पड़ेगा। बिहार को स्पेशल माइलेज मिला है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जहाँ चुनाव होंगे वहाँ के लिए खूब सारा पैकेज देंगे, उस पर मुंह बंद हो जाएगा एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट्स बोलेंगे और बीजेपी के लोग बोलेंगे और एक्सपर्ट्स जो है वो बोलेंगे कि नहीं नहीं वो ठीक है, मध्य प्रदेश को सब। अरे मध्य प्रदेश पिछड़ चुका है, कहाँ चला गया है, उस पर एक शब्द तो बोलो। बिहार को जो पहले जो घोषणा करी थी वो पूरी नहीं करी, अब फिर से कुछ दे दिया। ये लॉलीपॉप देने वाली सरकार है महेंद्र भैया। ये इन लोगों को एक्सपर्ट जो है ये बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते। सरकार का गुणगान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा इनका काम? नहीं, उन्होंने देखिए कमियां भी बताई हैं, तो अब इस पर क्या कहेंगे आप? कमियां कैसे बताई तो फिर वो एक्सपर्ट सही हो गए अब? नहीं, हम कब बोल रहे हैं कमियां क्या बताई? कमियां जो बताना चाहिए कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये बताया क्या इन्होंने? इन्होंने ये बताया किसानों को कैसे एमएसपी मिलेगी उनकी धान पे, और उन्होंने ये बताया कैसे महंगाई कम होगी। एक बात बताइए, महंगाई कम हो गई क्या? आज सब्जी धनिया 5 रुपए 10 रुपए से 1 रुपए का हो गया क्या? थाली, गरीब की थाली सस्ती हो गई क्या? रेस्टोरेंट का खर्चा, जो खाना खाने आप परिवार को लेके जाते थे, वो सस्ता हो गया क्या?
ये ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक की बात कर रहा हूँ। नहीं, उस पर नहीं बोल कपड़े रहे तो ना, सस्ते कर दिए उन्होंने, बोल एक्सपर्ट दिया कि को, कपड़े सस्ते हो गए हैं, चमड़े से बने सामान सस्ते हो गए अब हैं। पैसे कहाँ से लाएंगे इसके लिए? बेचारे तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, किसी को नौकरियां मिल नहीं रही है, बेचारे जो थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा है वो थोड़ा अपने बेचारे बच्चों पर को तो वो कर रहे हैं। महाभारत छिड़ी है सदन में। बस यही तो चल रहा है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। एक्सपर्ट्स जो है, जो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट यही तो नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए अभी उनसे अच्छा क्या पूछ लें, आप बताइए क्या पूछ लें? अरे सर पूछिए ना, कैसे नौकरियां, 2 करोड़ रोजगार कैसे मिलेंगे? ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, और कुछ जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं वो भी परेशान है। एक पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं, आने वाली एक पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी है। इसी तरीके से एक्सपर्ट्स लोगों से बुलवा कर एक्सपर्ट तरीके से बोलो जिससे जनता भ्रमित हो जाए। अच्छा चलिए, अब सत्येंद्र जी, अभिनव बरोलिया जी के सवालों का जवाब आप दे दीजिए, फिर एक्सपर्ट के पास चलते हैं। सत्येंद्र जी चलिए, आदर्श जरा पूछिए। सत्येंद्र जी भी चले गए, उनको नहीं सत्येंद्र जी अभी जोड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी कहीं नहीं जाएंगे बरोलिया जी, जब तक हम बैठे हैं तब तक आप दोनों को कहीं नहीं जाने देंगे। चलिए आदर्श जी पूछिए जरा आदित्य मनिया जी से कि इसमें रोजगार सृजन करने का कुछ प्रावधान नजर आ रहा है क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे देख दिया कि भाई क्या ग्रोथ, जैसे किसानों के लिए तो उन्होंने बोल दिया, किसानों के एमएसपी की बात हुई क्या? ऐसे क्या अभिनव बरोलिया जी के कई सवाल हैं, आपने भी सुन लिए होंगे, जरा पूछ लीजिए। देखिए मैं जी पहले, लेकिन अभिनव को मैं बोलूँ, एक्सपर्ट का काम होता है उसकी बात के बारे में बताना। चलिए पहले आप सवाल पूछ लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए। लेकिन मैं इनको सवाल जरूर करता हूँ सर। यहाँ पे हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो एक सवाल कर रहे हैं कि ये तमाम बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके माध्यम से अब रोजगार भी मिल पाएगा, महिलाओं के लिए बेहतर काम भी हो पाएंगे? रोजगार की कितनी बात है, कृषि की बात है, इसमें कैसे हो पाएगा? एमएसपी मिल पाएगा? देखिए जहाँ तक खपत का सवाल है, खपत के ऊपर ही रोजगार निर्भर रहता है। माननीय हमारे जो विपक्ष के प्रवक्ता जी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो बजट है ये हिंदुस्तान का बजट है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पर जोर दिया जा रहा है। कंजम्पशन पर जोर देने का मतलब है कि आदमी जब खर्च करेगा तब उद्योग की स्थिति अच्छी होगी, जब उद्योगों की स्थिति अच्छी होगी तो वह उसकी जरूरत पड़ेगी। आज आप कह रहे हैं रोजगार की बात, मैं अगर आप दूसरे शब्दों में कहूँ तो रोजगार है लेकिन करने वाले नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मुझे बेरोजगारी भत्ता मिले। ये एक बार आपको बताऊं, ये कड़वी बात है, ये बीजेपी के लिए भी कड़वी बात है, कांग्रेस के लिए भी कड़वी बात है और आपके लिए भी कड़वी बात है। तो देश में रेवड़ियां बढ़ रही हैं, जब तक ये रेवड़ियां बंद नहीं होंगी तब तक रोजगार की किसी को जरूरत नहीं होगी। माननीय और प्रथम महोदय, आप सुबह किसी पीठे पर जाइएगा, आपको जो मजदूर है वो 800-1000 रुपए मांगेगा और शाम तक जीता रहेगा, क्योंकि उसके पास खाने को सब कुछ है। उसकी बीवी को लाडली के बहना और लाडली महिला के रूप में पैसा मिल रहा है। आप रोजगार की बात करें, हमसे पूछिए रोजगार कौन सी इंडस्ट्री में रोजगार नहीं है। आज एसएमई में, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग के अलावा आप हिंदुस्तान के कितने उद्योग में जाइए, हर जगह रोजगार है। लेकिन आपने वो स्केल होना चाहिए, वो स्केल कहाँ से बढ़ा है? जब स्केल करने के लिए आज बजट में 10,000 सीटें आईआईटी की बढ़ी है। आप जानते हैं आईआईटी क्या होता है? आईआईटी देश की आपको ऊंची करता है। आज मेडिकल प्रोफेशन की बात चाहिए, आज सरकार ने पीजी के लिए कंपलसरी कर दिया है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार करना। मैं मानता हूँ कि एआई आने के बाद वर्क फोर्स में फर्क पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक फिजिकल वर्क करने की बात है उसमें आज भी डिमांड बनी हुई है। आज आप अखबार उठा के देखिएगा, हर जगह लिखा रहता है आवश्यकता है। लेकिन काम करने वालों को जब तक ये फ्री अनाज मिल रहा है, जब तक ये फ्री की रेवड़ी मिल रही है, उनको रोजगार की जरूरत नहीं। सिर्फ विपक्ष में कहता रहा हूँ कि जब बीजेपी कहीं विपक्ष में होगी तब वही आप जैसी बातें करेंगी। आज अगर बजट को आप ना अपेक्षाओं की तरह की मत देखिए, आप ग्रोथ की बात करिए। ये विकास की दुनिया में हम पहुंच गए, आप इस बात देखिएगा। आज ये विकास का बजट है, आप देखिए तो रूरल कैसे फोकस किया जाए। ये आप क्या देख रहे हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है, आज उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए उनके लिए भी दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दिया। कहाँ कम कर रही है सरकार? हर तरीके से कम कर रही है। काम करने के लिए उन्हीं क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। आदर्श आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की थी राष्ट्रपति महोदया ने,
पूछिए जरा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है उसमें जीडीपी की जो ग्रोथ है वो दर्शाई गई है, तो क्या देश में जीडीपी बढ़ रही है? ग्रोथ रेट क्या, मतलब कैसे देखेंगे? बजट के बाद ऐसा लगेगा कि इम्प्लीमेंट होगा तो कुछ विस्तार होगा, जो जो कहते हैं हम कि विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर भारत है, तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, हालांकि वो टेंटेटिव होती है, लेकिन पूछिए जरा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात है, सदन में प्रस्तुत जो हुई है, तो क्या लग रहा है जीडीपी किस ओर जा रही है? क्या उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण से लगा के 6.8 का जीडीपी हम देखें तो 4% से नीचे। आज सभी देश धीरे अपने को बढ़ाने के लिए लगे हुए, कॉम्पिटिशन का जमाना है। आज चाइना देखिए खुद उठ के खड़ा हुआ है कोरोना के बाद। तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ जब भी बढ़ेगी जब विदेशी निवेश हमारे यहाँ आएगा। और विदेशी निवेश आज उन्होंने 100% इंश्योरेंस में किया ना, धीरे धीरे अभी जो 11% स्टेक लेगा वो धीरे धीरे वापस आएगा। कहीं ना कहीं हम ग्रोथ करेंगे, हम विवाद को बढ़ाएंगे तो हम नहीं बढ़ते। आज डिफेंस के क्षेत्र में क्या है, आप मैंने कहा ना, आप ग्रोथ के चश्मे से देखिएगा। आज डिफेंस के क्षेत्र में हम दूसरे देशों को असला सप्लाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आज ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम दुनिया में अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं। आज अनाज सप्लाई में जैसे हम दूसरे मोटे अनाज लेते हैं तो मोटे अनाज में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज फिश उत्पादन में देखिएगा, झींगा उत्पादन में देखिएगा, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे। देखिए हिंदुस्तान में आप सोचे कि चिराग अलाउद्दीन के चिराग मिल जाए माननीय मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला जी को, तो ये काल्पनिक बातें। धीरे धीरे कोई भी बढ़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखना है, हमको ये देखना है कि हमारा देश की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी कैसे, वही तो सवाल है कि क्या कैसे। अभिनव बरवलिया जी ने सुन लिया होगा, शायद उनकी बात पहुंच गई होगी अभिनव जी तक। स्टोरी के बाद ही बढ़ेगी। हाँ आदर्श, अभिनव से लेंगे कमेंट। अभिनव बताइए, आपने सुन लिया? अरे सर मैं क्या कमेंट दूं, आप सोचिए ना कितना उनको सुन के आपको नहीं लग रहा है कि वो कितनी परेशानी में, पशुपेश में है। जवाब सटीक देना चाहिए, दमदारी से देना चाहिए कि नहीं ऐसा होगा, इतने रोजगार ऐसा करने से मिल जाएंगे। ऐसे 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है अभी 12, ये जो टैक्स वो कर रहे हैं, वो कैसे रिकवर होगा उसकी योजना है क्या? 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हर साल होगा जो आपने छूट दी है अभी। उसको चलो आपने छूट दी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस नुकसान को कवर करने के लिए क्या योजना है भाई आपके पास? क्या नकली नोट छापोगे? क्या करोगे कि नोटबंदी कर दोगे? हर योजना तो फेल है इनकी, कोई योजना नहीं है, अनसिस्टमाइज्ड है सब कुछ। महेंद्र जी ये सिर्फ बोलने के लिए बैठा दिया गया है कि आप तो उठा के ये बोलो, चार्ट पहले से पहुंच जाता है एक्सपर्ट लोगों के पास। भाजपा वालों ने नहीं बिठाया है उनको, वो तो अब नहीं, मैं समझ गया। अरे नहीं आपने बैठाया, लेकिन जहां से भी जो मोदी का गुणगान करेगा आप समझ जाओ उसमें। मैं देखो मैं निष्पक्ष बात करता हूं, जो मोदी का गुणगान करेगा वो भाजपा से इफेक्टेड होगा ऐसा? अरे सर बीजेपी के लोग, लेकिन उनका एक कहना और है अभिनव जी, समझिए, उनका एक कहना ये है कि लोग जब फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे तो भाई काम क्यों करेगा आदमी? तो इसलिए ये जो काम नहीं करना चाहता, रोजगार तो क्या बंद करना चाहती है सरकार? रेवड़ी बंद करना चाहती है सरकार? तो केंद्र में उन्हीं की है, पूछिए आप इनसे, क्या सरकार रेवड़ी बंद करेगी? क्योंकि सब उसके हाथ में। नरेंद्र मोदी जी आदेश जारी कर देंगे कि नहीं कोई नहीं, तो देखिए नहीं चलेगा, कोई वो भी वही, अरे वो भी वही सवाल उठा रहे हैं। ये करने वाली है क्या सरकार? इसमें इनकी बातों से ये दिख रहा है कि सरकार ये स्कीम बंद करने जा रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इनकी बातों से, और जो बहस चल रही है अभी कि ये लाडली लक्ष्मी से लेके और जितनी भी योजनाएं हैं ये बंद कर देगी। क्योंकि रिकवर कैसे करेगी? जो पैसा इधर से बचा रही है, खर्च वो कर रही है, उसको रिकवर भी तो करना होगा। जो आर्थिक मामलों के जानकार होते हैं अभिनव जी, वो यही बताते कि कमियां कहाँ हैं, तो कमियां ये बता रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं नहीं, उनकी मोदी जी से बात थोड़ी हो गई होगी। अब जब इतनी मोदी जी की गुणगान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी तो पता होगा उनको। यही तो जानना चाहता हूं मैं भी कि रेवड़ियों की बात ये कर रहे हैं तो रेवड़ियां बंद करेगी क्या सरकार? केंद्र सरकार के अलावा बहुत सारे कांग्रेस शासित सरकारें भी हैं उसमें शामिल। अरे तो केंद्र, नरेंद्र मोदी बोलेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार को बंद करो तो बंद करेगी कि नहीं करेगी बताओ? अच्छा, नरेंद्र मोदी का आदेश कोई टाल सकता है क्या? अच्छा, कांग्रेस की सरकार भी मानती है। चलिए आपने ठीक बता दिया। नरेंद्र मोदी के आगे जब हमें एक फंड चाहिए होता है कांग्रेस की सरकारों को, तो किससे लेना पड़ता है? केंद्र से ही आता है ना। अच्छा, ये फंड की व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर दी आपने, अच्छा याद दिला दिया। ये जो राज्य के फंड हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोन देती है केंद्र सरकार, वो फ्री में दिया जाएगा, मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसको कैसे देखेंगे?
नहीं, ये देखिए ना, ये आया आपने, अब इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपने पैसा दे दिया, मध्य प्रदेश की सरकार को बोला ये लो आप 1 लाख करोड़ रुपया बिना इंटरेस्ट के दे दिया। अरे मेरे भाई साहब, ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं ये बताएं कि ऐसे, ये फ्री रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे थे, ऐसे सरकारें चलती हैं क्या? इस देश में कभी भी ऐसी सरकारें चली हैं कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, बस हमारी सरकार रहने दो, हमारे जो बिजनेसमैन है उन लोगों की सरकारों को चलने दो। ऐसे ये कोई अनसिस्टमाइज्ड है महेंद्र जी, कुछ भी कर रहे हैं। इस पे मंथन आप भी करना, मैं भी करूंगा, और एक्सपर्ट जी जो बैठे हुए हैं एक्सपर्ट, वो भी करेंगे। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ कि अनसिस्टमाइज्ड है पूरा सब कुछ। तो ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, वही 2 लाख करोड़, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। होता क्या, पॉसिबल था क्या? 1 साल में दे देंगे, बोल दिया था ना। आप दे दो, चलो, बिना उसके, मतलब मोहन यादव जी बोलेंगे कि मेरे को चाहिए 1 लाख करोड़ रुपए, बिना उसके ले लो आप। फिर वो एक बार देंगे, फिर बोलेंगे अरे इसमें तो नुकसान हो रहा है। अरे आप पहले सिस्टमाइज हो जाओ कि कैसे क्या होगा। भ्रष्टाचार चरम पर है? गिट्टी वो निकल रही है, अभी हाईवे बना है अपना, जो भोपाल का फ्लाईओवर बना, सरिये निकल के बाहर आ गए सिर्फ 7 दिन में। धार्मिक पर्यटन पर भी बढ़ावा दे रही है सरकार, जो धार्मिक सर्किट है वो बनाएगी। मैं कह रहा हूँ बहुत सब अच्छा है, इसका डिजाइन क्या है, नीति क्या है आपकी? आप खाली बोल देते हो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, कब बोला था एक्सपर्ट? और आपको तो पता है ना क्या हुआ आज आपने बोला हम रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को, क्या हुआ? अरे वो देखो, अब की बार जब बोलते थे उस समय कि पेट्रोल कितना महंगा है, सस्ता है। चलिए देखिए, अभी एक प्रतिक्रिया और आई है, आपको कुछ बोलने का और अभी अवसर मिलेगा, क्योंकि बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान आया है, और रामेश्वर शर्मा को। पहले आपको महेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे को एक चैनल पे बैठना था, आपके थोड़ा समय ले लिया मैंने जी। बस एक सवाल, और एक सवाल के बाद आपको हम बिल्कुल अनुमति देंगे। नहीं सर, वहां से कॉल आ रहा है असल में, वो क्या 2:30 बजे का टाइम था, आपको मैंने 2 से 2:30 का टाइम ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए महेंद्र जी, धन्यवाद। अभी हम आपको सुनवाते हैं पहले बीडी शर्मा जी ने और रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, फिर आदित्य जी के पास चलते हैं। आज जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारे नौजवानों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से संपूर्ण भारत के विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे मेडिकल का क्षेत्र होगा। मेडिकल में 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर हम बढ़ाएंगे, तो वहीं आईआईटी के अंदर भी 75,000 सीटें बढ़ा करके ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने लिया है। कृषि के क्षेत्र में आज कहने में गर्व है कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के माध्यम से 1,70,00,000 लोगों को जो लाभान्वित होंगे, 100 जिलों के अंदर योजना शुरू होगी। रिसर्च के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में बड़ी सौगातें इस बजट के माध्यम से मिली हैं। इसलिए ऐतिहासिक बजट है और हमारे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए का स्लैब टैक्स फ्री करके ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के विजन के साथ आज वित्त मंत्री जी ने किया है। एक ऐतिहासिक बजट है, आम जनता को खुश करने वाला बजट है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट है, और इसलिए वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो रखा है उससे ये बात साबित हो रही है कि भारत सरकार गरीब कल्याण की योजनाएं, भारत सरकार किसान कल्याण की योजनाएं, भारत सरकार महिला कल्याण की योजनाएं, भारत सरकार सड़कों के जाल बिछाने की योजनाएं, भारत सरकार सेना को ताकतवर बनाने की योजनाएं, मध्यम वर्गीय और गरीबों के उत्थान की नई नई योजनाएं, और कैसे गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील हो, और कैसे बहन बेटियों के हाथ में रोजगार आए। महिलाओं के सेक्टर में भी बहुत उन्नति काम कर रहे हैं, और रेल का जाल भी कैसे देश के अंदर और बिछाया जाए और बढ़ाया जाए, सुगमता और कैसे बढ़ी जाए, और हवाई चप्पल में चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज का सफर कैसे कर पाए, ये मोदी जी का सपना है। क्योंकि गरीब माँ का बेटा गरीबों के कल्याण की योजनाएं लाता है, और इसलिए उन योजनाओं, आज का बजट ये दर्शाता है कि समूचे भारत के एक
अरब 40 करोड़ आबादी को पूरा ध्यान में रखते हुए उसमें छात्रों को भी विशेष पैकेज की भी तैयारी भारत सरकार ने जो की है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे मजदूर का, चाहे बहन बेटियों का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की जाल बिछाने का हो, चाहे नए नए शहर के उद्योगीकरण करने का हो, कुल मिलाकर सरकार सबको काम देना चाहती है, सबका सम्मान रखना चाहती है, सबका साथ, सबका विकास, यही वादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और बजट ये दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री का तो आदित्य जी, आदर्श जी, आदित्य जी के पास आए, एक बाइट और सुनवाते हैं आपको। प्रहलाद पटेल जो मंत्री हैं उनका बयान आ गया है इस बजट को लेकर। तो चलिए आदित्य जी के पास चलते हैं, पहले एक सवाल कर लेते हैं। तो आदर्श, आदित्य जी से ये और पूछ लीजिए कि ये जो विपक्ष है ये स्टडी करके बैठता है कि नहीं, उन्होंने समझ लिया होगा इतने में कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। मतलब बजट एक बड़ा गंभीर विषय है और इस पर एनालिटिक्स जो पूरा पढ़कर इसको समझकर और फिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस है वो सिर्फ एक ही बात पर अटकी हुई है कि कुछ नहीं है उसमें, बजट में कुछ नहीं है, गांव गरीब किसान के लिए कुछ नहीं है। आदर्श को दोबारा से जोड़ें। तो चलिए पहले वो सुने लेते बयान जो शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, बयान आया है बजट पर, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया शिवराज सिंह चौहान की, सुनिए आप। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो चलिए आदर्श के पास सीधे चलते हैं। आदर्श, थोड़ा विपक्ष के नजरिए के बारे में और पूछ लीजिए कि उनका सिर्फ एक ही रटा रटाया राग है कि कुछ नहीं है, ना गांव के लिए है, ना गरीब के लिए, ना किसान के लिए है, ना किसी आम आदमी के लिए, ना खास आदमी के लिए, और कुछ है ही नहीं बजट में। मतलब ऐसे बयानों को कैसे देखेंगे? और जब एक्सपर्ट कुछ बात कह रहे हैं तो भाई उसको भी समझना चाहिए। देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तमाम लोगों से मिलता हुआ आ रहा हूँ, मैं आम जन से भी मिला हूँ, मैं बीच में भी मजदूरों से भी मिला हूँ, मैं यहाँ व्यापारियों से भी मिला हूँ। तो हर व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण जो राहत मिली है वो इनकम टैक्स के स्लैब से मिली है। और हर आदमी का कहना है कि क्योंकि परिवार में कोई ना कोई तो टैक्स उनके देता हुआ नजर आता है, तो उनका कहना उनके लिए बेहतर है। क्योंकि एक बड़ा जो तबका है, टैक्स की बात हो गई, थोड़ा सा और कुछ टैक्स से हटके कुछ, जैसे कुछ डेवलपमेंट की बात करें तो अभी जैसे निवेश की बात कर रहे थे मन्या जी कि विदेशों से निवेश आएगा, तो निवेश पर तो मध्य प्रदेश का खास फोकस है, तो मध्य प्रदेश को इस चीज से, और विदेशी करेंसी उसमें भी कुछ छूट दी गई है, पूछिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाल भी हम करते हैं। सर, टैक्स की बात तो लगातार लोग कर ही रहे हैं, विपक्ष अपने नजरिए से देख रहा है, विपक्ष की बातें अपनी जाएगी क्योंकि उनका काम है वो कहना। लेकिन जिस तरह से विदेशी निवेश की बात की जा रही है, विदेश से निवेश आने की बात कही जा रही है, क्या लगता है कितना बेनिफिट और चीजों में आ रहा है? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में भी अभी इसी महीने जो है समिट होने वाली है, और हिंदुस्तान के अलावा दूसरे बाहर के लोग भी जो है हो सकता है उसमें शामिल हो। लेकिन जब रोजगार बढ़ाने की वाली बात की तो ये एक बड़ी सुरसा के मुंह का सवाल है। जब हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री स्थापित होगी तो वर्क फोर्स की जरूरत होगी। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो वर्क फोर्स, जिसे मैं कहता हूँ जो आर्टिजन लेवल की होती है, वहां से रोजगार का सृजन होता है। दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का सृजन है रियलिटी सेक्टर। तो रियलिटी सेक्टर में भी सरकार आने जो टैक्स छूट दी है
जो 2 मकानों की छूट दी है, ये भी उसी में आती है। तीसरी बात विदेशी निवेश की बात है। तो देखिए, विदेशी निवेश किसी भी देश में उसी देश में जाता है जहां उसे कंजम्पशन स्टोरी दिखाई देती, खपत दिखाई देती, उसके माल की खपत वहां होना चाहिए, तभी वो देता। दूसरा, उन्हें लगता है कि उनके देश में 3% 4% की ब्याज दर है, तो यहाँ 8 और 9% 10% के रिटर्न मिल जाएंगे, उसी देश में जाता है। तो आज हमसे आगे चीन है, लेकिन चीन के बाद हमारी जो जीत है वो जनसंख्या पे आधारित है। आज हम 140 करोड़ से ऊपर हो गए, जनता से ऊपर हो गए हैं, 140 करोड़ जनता से ऊपर हो गए। तो यह कंजम्पशन स्टोरी का यही कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आ गई। आज फार्मा सेक्टर पर आज देखिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कई दवाई कंपनियों पर जो राहत दी है। आने वाले समय में बाहर की कंपनियां भी हमारे यहाँ ये भी आ रही है। दूसरा, टूरिज्म सेक्टर की बात हमारे यहाँ चली थी। आज टूरिज्म सेक्टर हिंदुस्तान में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, और यही कारण है कि होटल इंडस्ट्री में मैं सरकार की कमियां नहीं गिना रहा हूँ। मेरे से पहले जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनको तो मालूम भी नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि हम भाजपा के इनडायरेक्ट हैं या अरे हम कांग्रेस के टाइम पर भी टेबल पर बैठते थे। हम 1992 में ये काम कर रहे हैं, जब अखबार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आया ही नहीं था, जब तो हम अखबार के माध्यम से बहस करते थे। तो सरकार जो कर रही है हमें उसमें अच्छा देखना है, देश के लिए जो अच्छा हो रहा है हमें उसमें देखना है। हमें ये नहीं देखना कि मोदी सरकार कर रही है या ये बहुत अच्छी बात कही है। देखिए मनिया जी कि मोदी सरकार क्या कर रही है या कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लिए क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी आर्थिक मामलों के जानकार को ये पूरा स्लैब समझना और फिर उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत बारीकियां होती हैं और कई तथ्य होते हैं, कई फैक्ट फाइल होती है, और उसके आधार पर जो वित्त के मामलों के जानकार होते हैं वही शायद इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि बजट में क्या कुछ अप्स डाउन है, बजट में कितनी बारीकी से घुमाने की कोशिश की गई है या लोक लुभावन वादे किए गए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार एक्सपर्ट भी, जो आर्थिक मामलों के जानकार भी ये बात कह रहे हैं कि मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट मध्यम वर्ग पर फोकस्ड रहा। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। वंचित गरीब के लिए भी विशेष योजनाएं उसमें समाहित हैं। तो चलिए देखिए, बजट पर ओवरऑल हमने चर्चा की, क्या कुछ खास रहा, उसकी कमियां खामियां बताई, विपक्ष ने अपनी बात की और सत्ता पक्ष ने अपने दावे। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।